देखिए लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा, कैलकुलस मेथड को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। अब हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक सरफेस है, ये सरफेस है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 5 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 10 kg का है। अगर बोला जाए ये ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं, यानी जस्ट मैंने इसको लिया, जैसे ये पेन देखिए, ये पेन लिया, जस्ट मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, ठीक है। जब हम रिलीज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा 5 kg वाला और 10 kg वाला, तो 10 kg वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत जल्दी नीचे पहुंचेगा और 5 kg का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताइए कि दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, तो उस कंडीशन में मैं क्या बताऊंगा, हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि जब ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम जनरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो ऊपर से अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है और किसके अंडर में आ रहा है, ये ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आ रहा है। तो जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है और उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाए, कौन लगाए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है, तो वो मोशन क्या होता है, वो मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। और उसी मोशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो पॉइंट तो वहीं रह गया, कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना जनरेट होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन हमारा जनरेट होगा, सेम एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है 5 kg का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, यहाँ पे रखा है, वर्टिकल लाइन में रखा, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और बॉडी क्या कर रहा है, लीनियरली ये मूव करना स्टार्ट कर गया। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो देखिए जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इसके बीच में क्या जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। कौन सा एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, लीनियर एक्सेलरेशन, और हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन ए। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और किसके इफेक्ट के कारण आ रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आ रहा है, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन जनरेट होगा, इस कंडीशन में जो नीचे बॉडी आ रहा है वहां पे जनरेट होगा हमारे पास एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है इस बॉडी के अंदर, किसके कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, इसलिए यहाँ पे हमने नाम क्या दे दिया उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखिएगा ये जो एक्सेलरेशन होता है ये, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर सेम होते हैं। यानी जितना एक्सेलरेशन इसके अंदर जनरेट होगा सेम एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इसके अंदर जनरेट होगा। दोनों के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम जनरेट होगा। तो कितना जनरेट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो होता है कितना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन दोनों बॉडी के अंदर जनरेट होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमसे पूछा जाए फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल का डेफिनेशन देखिए हम, when a body is accelerated, when a body is accelerated downward under the influence of force of gravity, in the absence of air, resistance
air resistance, then all bodies fall with same acceleration near the surface of अर्थ। और उसी मोशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। दिस मोशन ऑफ बॉडी falling towards the earth from a small height is called फ्री फॉल। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया, तब उस केस में हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए, जहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। और जहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है यानी एस है, हम एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर एच से। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ये होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो हम a को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर g से। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू u प्लस g t। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो यहाँ पर s की जगह हम क्या लिख देंगे, h, क्या बॉडी कहाँ पर है, सर्टेन हाइट पे है, u t प्लस हाफ, a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, g t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और थर्ड मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, v तो v यहीं रहेगा, क्या आ जाएगा 2gh। ये क्या बन जाएगा, ये जो नीचे वाले इक्वेशंस हैं ये मेरे क्या है, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल है। ऊपर वाला क्या है, नॉन जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है उसको कहाँ पे फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया, विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। यानी हम अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ पे क्या है, एक टॉप ऑफ टावर है, यानी एक टावर है यहाँ पर। इस टावर के यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, कितने स्पीड के साथ, 19.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर से, एंड रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। वो क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ वो रिटर्न होकर वापस आ रहा है, कहाँ पर, 6 सेकेंड से वो क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। यानी अर्थ सरफेस को टच करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर 6 सेकेंड लग रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, कितना हाइट वो गेन करेगा।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है देखते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास। अब देखिए u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके अंदर कितना गिवन है यहाँ पर, बॉल के अंदर 19.6, तो कितना है 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी इस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया गया। बॉडी ऊपर गया, ऊपर से वापस कहाँ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए जितना डिस्टेंस ये ऊपर जाने में लगाया है उतना ही डिस्टेंस क्या आ रहा है, नीचे आने में लगा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। हमें क्या निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हाइट गेन इसने लूज किया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, देखिए यू हमारे पास कितना दे रखा है, गिवन डेटा हम देखते हैं यहाँ पर 19.6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर थ्रो करते हैं अगेंस्ट अगर हम ग्रेविटी वर्क करते हैं तो वहां पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। अगर हम ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में आते हैं यानी उसी के सेम डायरेक्शन में आएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन प्लस का आ जाएगा। इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है नीचे तक आने में, 6 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्योंकि देखिए जितना पाथ ये ऊपर जाएगा उतने पाथ कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हाइट ऑफ द टावर है। यानी एच मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एच के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बॉल कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, हाइट क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है। जब हाइट लूज करेगा यानी नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन को दिखा रहा है। बॉल कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेगेटिव यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू में नॉर्मल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा। एस की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस एच यू टी प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा, जी टी का स्क्वायर। हम सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच इज इक्वल्स टू में यू हमारे पास कितना दे रखा है 19.6 मल्टीप्लाई 6 सेकेंड प्लस हाफ माइनस 9.81 मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड का स्क्वायर। जब हम इसको माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हाइट निकल कर आएगा वो कितना 11.6, 19.6 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से कितना आएगा 117.6 प्लस माइनस में माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ पे आएगा 176.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 58.8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस 58.8 और हम क्या लिखेंगे इसको 58.8 मीटर इसको लिखेंगे। ये 58.8 मीटर क्या है इसका हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, हम क्या देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम उसका वेलोसिटी देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी होता है हमारे पास द रिलेटिव velocity of an object to with respect to object 1 when both are in मोशन। हम दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखेंगे किसके हिसाब से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जब कब देखेंगे, जब दोनों एक दूसरे के साथ में मोशन में होंगे। इज द टाइम रेट ऑफ change of position, rate of change of position of an object
with respect to that of ऑब्जेक्ट 1। देखिए रिलेटिव मोशन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट 2 का जो वेलोसिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, या फिर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। कब देखेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पर मूविंग हो। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, मूविंग हो, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट अपना क्या कर रहे हो, पोजीशन एक साथ चेंज कर रहे हो। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, देखिए हम कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या गया हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आया v1 वेलोसिटी के साथ, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ पर आया। वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पर आया। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, v1, और सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी है। अब देखिए सपोज अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सपोज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सपोज द पोजीशन coordinate of the two objects are, अगर हम x1 की पोजीशन देखें जीरो टाइम पीरियड में, फर्स्ट बॉडी का जीरो टाइम पे पोजीशन है, एंड सेकेंड बॉडी का जीरो टाइम पीरियड पे पोजीशन क्या होगा, x2 होगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ये होगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट विल बी, तब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, देखिए टाइम पीरियड जब जीरो था तो पोजीशन इसका यहाँ पे क्या था, जीरो था। दोनों बॉडी का यानी x1 बॉडी का यानी फर्स्ट बॉडी का पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे था, और सेकंड बॉडी का पोजीशन कहाँ था, हमारे पास यहाँ पे था। जब टाइम पीरियड t हो गया तब बॉडी कहाँ पे मूव होकर आ गया, यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पे आ गया, और सेकंड बॉडी भी मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर मूव करके आ गया। कब, जब मेरा टाइम पीरियड t हो गया, तब मुझे क्या देखना है, इसका पोजीशन देखना है। तो यहाँ पर x1 यानी पहले बॉडी का जो पोजीशन होगा एट टाइम पीरियड t कितना हो जाएगा, यहाँ पर x1t, यहाँ पे क्या आएगा x1 0 प्लस में v1t, ये हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड बॉडी का टाइम पोजीशन देखेंगे हम एट टाइम पीरियड t, तो कितना आ जाएगा x2 0 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा v2t, ये होगा। ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट के साथ अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, subtracting first from second, we find that, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x2 एट टाइम पीरियड t माइनस x1 एट टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू में x2 एट टाइम पीरियड 0 माइनस में x1 एट टाइम पीरियड 0 इज प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 माइनस v1, यहाँ पे आ जाएगा, यानी t क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, ये हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म कहाँ उठकर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, और हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x2t माइनस x2 एट टाइम पीरियड 0। मैंने क्या किया, सेकेंड बॉडी को सेकेंड बॉडी के साथ रख लिया यहाँ पर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉडी को फर्स्ट बॉडी के साथ x1t
एट टाइम पीरियड t माइनस में x1 एट टाइम पीरियड 0, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई में t, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या रीड करेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम t माइनस में डिस्प्लेसमेंट of object one in टाइम t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, v2 माइनस v1 t, ये हो जाएगा। और हम इसको क्या कहेंगे, पूरे टर्म को, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 with respect to object 1, with respect to object 1 in time t इक्वल्स टू में v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा t, ये टाइम पीरियड t कहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा। तो और हम क्या लिख सकते हैं इसको, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 with respect to ऑब्जेक्ट 1 अपॉन में टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस v1, ये हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, और रिलेटिव, इस पूरे टर्म को हम क्या पढ़ सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किस में देख रहे हैं, रिलेटिव में देख रहे हैं, तो वेलोसिटी भी किस में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, हो जाएगा v21 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। तो हम कैसे रीड करेंगे यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर, v12 इज इक्वल्स टू में v1 माइनस v2, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, रिलेटिव वेलोसिटी।